वसीयत। मोहनलाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सरिता देवी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया। बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस 10,000 रुपये चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयरिंग करवानी है। अच्छा ठीक है, सरिता जी जरा चाबी तो देना। सरिता जी अपनी कमरे में से चाबी का गुच्छा दे देती है। बड़ा बेटा अभी जाता है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चे की फीस भरनी है, 15,000 चाहिए, जरा दीजिए तो। मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर ढल जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है, ये तो अपने ही बच्चे हैं। वैसे तो मोहनलाल जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते थे, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर मोहनलाल जी ठहाका लगाकर हंस देते। सरिता जी हमेशा मना करती, परंतु मोहनलाल जी नहीं मानते। अरे सरिता, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो रखिए। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता मत करो, अपने दोनों बड़े बेटे होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। सरिता जी चुप हो जाती है और सोचती है, आप तो कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ न कुछ जरूर बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराई समझती है हमें। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में मोहनलाल जी ने चुटकी बजाते हुए बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? मोहनलाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, आप चाय बनाएंगे? मैं आवाज़ देती हूँ, रामू बना देगा। और घर के दूसरे कामों को करने के लिए 18-19 साल का नौकर रामू को रखा हुआ था। और फिर इस उम्र में खुद भी तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। और वैसे भी चाय बनानी आती है आपको, जो खुद बनाएंगे? मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। कहते हुए मोहनलाल जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे। इतने में रामू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, मैं बना लूँगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए मोहनलाल जी आग जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी, जैसे उनको मज़ा आ रहा हो। शाम को सरिता जी और मोहनलाल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। सरिता जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें मोहनलाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज कार बेकाबू होकर उनकी तरफ से बढ़ती आ रही है। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सरिता जी ने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें पानी चढ़ा रही थी। उन्होंने ही मोहनलाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि मोहनलाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जिस कारण उनका हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही सरिता जी को चक्कर सा आने लगा। उसने ड्रिप उतारकर एक तरफ सरकती है। चोट लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे, पर सरिता जी को जैसे कानों में सुनाई देना बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ मोहनलाल जी के प्यार भरे बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। मोहनलाल जी को इतनी बुरी हालत में देखकर सरिता से रहा नहीं गया। कुछ देर पहले तो मोहनलाल जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे। वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में पड़े थे। सरिता जी खुद को संभाल ना सकी, कहने लगी, आपके सहारे तो मैं जिंदा हूँ, मेरा क्या होगा? कहते कहते सरिता जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी
काफी कमजोरी आ गई थी। सरिता जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। मोहनलाल जी की चिंता ही सरिता को खाए जा रही थी। सरिता को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था। आंखें बंद किए सरिता जी अपने पति के साथ बिताए गए वह पलों को याद कर रही थी। इतने में आवाज आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर रामू खड़ा था। सरिता जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। सरिता जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हाल जानने आ गया और मैंने आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए बड़ी माँ। रामू का प्यार देखकर सरिता को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है, इस दुख की घड़ी में कोई तो साथ है। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, सरिता जी, आपके पति को होश आ गया है। रामू उन्हें मोहनलाल जी के पास ले गया। मोहनलाल जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहे थे। यह देखकर सरिता जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी और नहीं दिखाना चाहती थी कि उनके अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर मोहनलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी ठीक होने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन मोहनलाल जी अब भी व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे सरिता जी और मोहनलाल जी की जिंदगी ही पलट गई। लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वो दोनों अब बोझ की नजरों से देखे जाने लगे। मोहनलाल जी की दवा पानी सब सरिता जी करती थी। एक दिन रामू किसी काम से बाजार गया था। सरिता जी अपनी छोटी बहू से कही, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा खिचड़ी बना दो। तो बहू ने तुरंत जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालात चल रही थी, हम किट्टी पार्टी भी नहीं जा पाए हैं। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहुएं तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई। कभी सरिता जी बेटे को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटे और बहुएं कहते, माँ जितना भी खर्च कर लो, बाबूजी ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो। यह सुनकर माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। मन ही मन सोचती थी, यह सब सिखाने वाली बहुएं हैं। सोचने लगी कि बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब सरिता जी कमरे में आई, मोहनलाल जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मोहनलाल जी सरिता को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था। मुसीबत में यही दोनों हमारी परवरिश को ही नकार दिया, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ जाकर अलमारी की चाबी लेकर आओ। अरे कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी चाबी। रामू सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ली हो। यह सब सुनते ही सरिता जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? सरिता जी थोड़ा समझाते हुए बोली। बहुएं तो कब से तैयार खड़ी थी चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हैं जैसे कि पैसे पेड़ पे उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसीलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सरिता जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब सरिता जी सोकर उठी तो देखा मोहनलाल जी का थोड़ा बुखार था। सरिता जी ने जाकर बेटों से कहा,
बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, गाड़ी ले चलो। छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है कि घर के पैसों की तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। बड़ा बेटा भी आया और बोला, हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास, फालतू के काम करते रहें। रामू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए। बाबूजी को लेकर सरिता जी अपमान का घूंट पिए खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ ना बोलना सही समझा। इतने में रामू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए सरिता जी ने रामू से कहा, बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा लाने के लिए। मेरे पास तनख्वाह के कुछ पैसे बचे हैं बड़ी माँ, इतने में हो जाएगा। कहते हुए रामू बाबूजी के व्हीलचेयर सरकाते हुए ले गया। कहने को तो रामू नौकर था, लेकिन सरिता जी और मोहनलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में सरिता जी रामू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने पल्ला झाड़ लिया, तूने अपनों में भी ज़्यादा ख्याल रखा। बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे। मेरी दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों ने ही माता पिता की परछाई नज़र आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मोहनलाल जी के लिए कुछ खास उपाय और एक्सरसाइज बताए। रामू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में रामू दवाइयाँ और ज़रूरी सामान ले आया। रामू ने उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी बिल्कुल तरह ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या हुआ बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा ही नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर बाबूजी के साथ दो और जान शख्स बैठे हुए थे। मोहनलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और खुशी झलक रहा था। तुम लोगों को शायद पता नहीं कि आज तुम्हारी माँ और हमारी श्रीमती का जन्मदिन है। उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। देखते हुए बेटे गुस्सा कर रहे थे, मन ही मन बहुएं भी चिढ़ रही थी। कहते हुए मोहनलाल जी ने सरिता जी के साथ केक काटा। सरिता जी को एक गिफ्ट उठाकर देते हैं, श्रीमती जी आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ, देखिए तो क्या आपको पसंद है। दोनों बहुएं हैरान रह गए। क्या हुआ, हैरान रह गए? सोच रहे होंगे आखिर निठल्ले के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, यह सोच रहे होगे तुम लोग। तो चलो आज आप लोगों की सारी चीज़ें बता देते हैं और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। मोहनलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं नटवर लाल जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और यह है रामलाल जी, जिन्हें यह मकान 2 करोड़ में बेच दिया है। इतना कहने की देरी थी कि बेटे और बहू के सिर पर मानो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह भौचक्के रह गए और खड़े ही बाबूजी को देखते ही रह गए। लेकिन बाबूजी, बिना हमारी रजामंदी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने ना हमें बताया और ना ही पूछा। मोहनलाल जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी को हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। मोहनलाल जी ने वकील साहब को पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें जो भी लिखा था सबको बताने को कहा। मैं अपनी दुकान से अपने बेटे और बहू को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से रामू का हक होगा और मेरा सारा कारोबार भी वही संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो भी पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते और पोतियों के नाम पर जमा करवा दूंगा। उनके भविष्य बनाने में काम आएगा और उन्हें तभी मिलेगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे। मैं छोटा सा मकान खरीदने जा रहा हूँ, जिसमें मैं, रामू और मेरी पत्नी तीनों रहेंगे और मेरे पोता पोते के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। यह सब वसीयत वकील ने पढ़कर सुना दिया। मोहनलाल जी बोले, तुम लोगों के पास बस 20 दिनों का समय है। अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेना, क्योंकि 20 दिन बाद
इस घर में राम लाल जी का हक होगा। और मैं अभी तक इस भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे 2 बेटे हैं और वह मेरे अपने हैं, या सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो खामखा भ्रम में पड़ रहा था, खामखा खुश भी हो रहा था। यह सब मेरे अपने नहीं हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी कि मेरे अपने कौन हैं। मैं अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और रामू का ही जादू है जो आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। सब का सब रामू का ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। आज मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सिर्फ रामू ने बेटे का फर्ज निभाया है। पिता वह तो नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखे। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर मोहनलाल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है मैंने इसे, लेकिन फिर भी इसने मुझे अपने बेटों से ज़्यादा ख्याल रखा। लेकिन इसने तो जीवन दान ही दिया मुझे, मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे बहू माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन सरिता जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने जिंदगी की मैं भीख मांग रही थी। तब तुम लोगों को जरा सा भी दया नहीं आया कि माँ जी और बाबूजी के साथ ऐसा ना करें। रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे इनकी कोई चिंता नहीं। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो बस। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर दोनों बेटों और बहू के पैरों तले जमीन निकल गई। कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में जो वसीयत में लिखा था वही सब हुआ। बेटे और बहुओं को तो होश ठिकाने आ गई और उन्हें सजा अब मिल चुका था। दोस्तों आपको क्या लगता है मोहनलाल जी ने जो किया वह सही था या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे पता है आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।